गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 4 है 11th क्लास के लिए, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशियन मतलब कि महासागर और कॉन्टिनेंट मतलब कि महाद्वीप, महाद्वीपों का विस्तार और महासागरों का विस्तार। ठीक है, तो महाद्वीपों का विस्तार और महासागरों का विस्तार कैसे पृथ्वी पर हुआ, धरती के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर ये कैसे फैल गए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ज्योग्राफर, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे जो भूविज्ञानी इस चीज़ का पता लगाने में काफ़ी साल से लगे हुए हैं कि ये सब कुछ पृथ्वी पर जो आज महासागर हैं और जो महाद्वीप हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरेशिया जिसको बोलते हैं, एशिया और यूरोप का हिस्सा, एंटार्क्टिका जो साउथ में है, जो साउथ पोल की तरफ है, और आर्कटिक जो कि नॉर्थ पोल की तरफ है। जितने भी कॉन्टिनेंट है ये कैसे बने। ठीक है, इसके अलावा महासागरों में जैसे कि पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, एंटार्क्टिक ओशियन है, जिनको साउथ ओशियन भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे महासागर और महाद्वीप कैसे बने, बहुत सारे भूगोलवेत्ता, बहुत सारे ज्योग्राफर इस चीज़ का पता लगाने के लिए बहुत साल से लगे हुए हैं काम पे। ठीक है, और वो पता लगाने की कोशिश करिए कैसे हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, तो देखिए ब्लूटूथ ऑन है, किस तरह से ये चीज़ें बनी हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि ओशियन फ्लोर्स और कॉन्टिनेंट जो है वो आज की जो सिचुएशन में है, जिस तरह की सिचुएशन में है, वो किस तरह से बने हैं। ठीक है, आप एक वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट, इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह से इस नीचे की तरफ एंटार्क्टिका, और ऊपर की तरफ आर्कटिक जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी कॉन्टिनेंट है और महासागर, यानी कि नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, और इसके अलावा इंडियन ओशियन, और ये साउदर्न ओशियन जो आप देख रहे हैं, वो आर्कटिक ओशियन जो आप देख रहे हैं, पैसिफिक नॉर्थ और साउथ जो देख रहे हैं, जितने भी महासागर आज पृथ्वी पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और जितने भी जो कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप जो आपको पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, ये पहले इस सिचुएशन में नहीं थे। बहुत सारे भूगोलवेताओं का ये मानना है कि जो आज हम इनकी आकृति देख रहे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका या यूरोप का जो भी हम आज सिचुएशन देख रहे हैं, या जो भी इनकी आकृतियाँ देख रहे हैं, पहली ऐसी आकृतियाँ, पहली ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मनी के महान भूगोलवेता थे, उन्होंने ये बताया कि ये जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं कॉन्टिनेंट के, या जितना भी आप ओशियन सरफेस पार्ट देख रहे हैं, ये पहले कभी आपस में जुड़े हुए थे। ये जितने भी कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, ये पहले कभी जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा गया। यानी कि यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ एंड ग्रीनलैंड, ये कभी एक साथ जुड़े हुए थे, और फिर पृथ्वी पर इन कॉन्टिनेंट का डिस्पर्शन हुआ और ये दूर दूर खिसकते चले गए। इसी को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं, महाद्वीपों का खिसकना। ऐसा भूगोलवेताओं ने बहुत सारे एविडेंस से, बहुत सारे प्रमाण से सिद्ध किया है। ठीक है, महासागर कैसे बने, किस तरह से उनका प्रसार हुआ, वो भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने मैप में आपको यही दिखाया कि जितने भी हम महाद्वीप और महासागर देख रहे हैं, ये पहले इस सिचुएशन में नहीं थे। ये पहले जिस सिचुएशन में थे उनके बारे में बहुत सारी हाइपोथेसिस, बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट मिले जुले इकट्ठे रूप में थे, जिनको पेंजिया कहा गया, और सारा महासागर जितना भी है, नॉर्थ अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक नॉर्थ एंड साउथ ओशियन है, जितने भी है, साउथ अमेरिका का एंटार्क्टिक वाला पार्ट है, साउथ जो ओशियन जो कहलाता है, और आर्कटिक ओशियन का जो पार्ट है, वो सारे कभी जुड़े हुए थे, जिनको सागर के पूरी को पैंथलासा कहते थे। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम यही समझने जा रहे हैं कि भाई ये इतना सारा जो कॉन्टिनेंट था, या जितना ये ओशियन सरफेस था, ये पहले किस अवस्था में था, पहले किस सिचुएशन में था, और आज जो ये अलग अलग
पोजीशन पे है वो कैसे हुआ, वो आज इतनी पोजीशन अलग अलग कैसे हो गई, पहले ये इकट्ठे थे तो क्यों इकट्ठे थे, और फिर टूटकर अलग अलग हो गए तो क्या रीजन हुआ। सबसे बड़ा रीजन जैसे हमने सेकंड लेसन में डिस्कशन किया था कि भाई पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, पृथ्वी की इंटीरियर जो है वो पिघला हुआ है पूरा, उसमें ऊपर की अर्थ क्रस्ट और अंदर की मेंटल लेयर और अंदर सबसे अंदर मतलब नीफे यानी कि निकल और फेरस सब कुछ पिघला हुआ है अंदर, और ऊपर की जितने भी प्लेट्स हैं यानी कि कॉन्टिनेंट्स और महासागर यानी कि ओशन प्लेट्स, कॉन्टिनेंट प्लेट्स और ओशन प्लेट जितने भी हैं, जैसे कि पैसिफिक प्लेट है, अटलांटिक प्लेट है, इंडियन ओशन प्लेट है, ठीक है, साउथ ओशन प्लेट है, आर्कटिक प्लेट है, तो जितनी भी प्लेट्स हैं ये सारी आपस में कभी इकट्ठी थी और कभी फिर दूर दूर फैलती चली गई है, ठीक है। इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको मैप में समझाया कि जितने भी महाद्वीप है और जितने भी महासागर है वो कभी इस पोजीशन में नहीं थे, कभी वो जुड़े हुए थे। सारा महासागर, हिंद महासागर वगैरह जितने मिलाकर वो पेंथलासा कहलाता था, और जितना भी लैंड सरफेस था वो पेंजिया कहलाता था, ठीक है। बहुत सारे भूगोलवेताओं ने इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज दी है, ठीक है। जैसे कि इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले इस सिद्धांत को महाद्वीपों का खिसकना, पृथ्वी के धरातल पर जितने भी महाद्वीप है वो खिसक रहे हैं, पृथ्वी के अंदर का सब कुछ पिघला हुआ है, इसलिए ऊपर के महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, खिसक रहे हैं। अगर वो खिसक कर आज अलग अलग पोजीशन में आ गए हैं तो इसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपों का विस्थापन, ठीक है। तो वो हो रहा है। सबसे पहले इस थ्योरी को जो देने वाला, इस थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन को समझाने वाला अब्राहम ओर्टिलस था। सबसे पहले जो समझाने वाला था अब्राहम ओर्टिलस, जो कि डच मैप मेकर था, डच कंट्री का रहने वाला मैप मेकर था, वो मैप बनाते थे। उन्होंने सबसे पहले 1596 में 1596 में जो एक थ्योरी दी कि भाई सारे जितने भी महाद्वीप है कभी जुड़े हुए, उन्होंने एक ऐसा मैप भी बनाया, एक मैप बनाया जिसमें उसने महाद्वीपों को एक जगह दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। वो पहला आदमी था, द फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट प्रपोज्ड, उसने अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इस तरह के तीनों कॉन्टिनेंट को इकट्ठा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया स्टार्टिंग में अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को इकट्ठा दिखाया गया कि ये इकट्ठे जुड़े हुए थे, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ कौन था ज्योग्राफर जिसने ये बताया, कौन भूगोलवेता था या कौन सा मैप मेकर था? अब्राहम ओर्टिलस। उन्होंने कहा था कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका ये कभी जुड़े हुए हैं, ये कभी जुड़े हुए थे। फिर बाद में पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो हलचल हुई तो ये महाद्वीप की शक्कर दूर दूर चले गए, और आज जिस पोजीशन में है वो दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये सबसे पहले अब्राहम ओर्टिलस ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की शुरुआत की थी कि भाई महाद्वीप खिसकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मैप में दिखाया कि भाई ये कभी एक थे और आज दूर दूर जा रहे हैं। एंटोनियो, एक और ज्योग्राफर, एक और मैप मेकर, ठीक है, एंटोनियो पेलेग्रिनी, ठीक है। एंटोनियो पेलेग्रिनी जो थे, एंटोनियो पेलेग्रिनी, उन्होंने जो है 3 कॉन्टिनेंट जो है तीनों कॉन्टिनेंट को फिर से एक मैप पर इकट्ठा दिखाया और ये बताया कि तीनों कॉन्टिनेंट कभी जुड़े हुए थे और फिर वो टूट टूट कर अलग हुए हैं, ठीक है। तो 2 ज्योग्राफर, 2 मैप मेकर, अब्राहम ओर्टिलस और एंटोनियो पेलेग्रिनी, ठीक है, पेलेग्रिनी। तो दोनों विद्वानों के बाद जब ये बताया गया कि तीनों महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे, तब तीसरे नंबर पे अल्फ्रेड वेगनर वो विद्वान हुए, वो ज्योग्राफर हुए जिन्होंने 1912 में, जो कि जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट मतलब कि जर्मन जलवायु शास्त्री थे, जर्मन के जलवायु शास्त्री यानी कि जो जल विज्ञान के बारे में जानते हैं, जलवायु के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान विभाग के जो होते हैं, मौसम विभाग, इसको मौसम विभाग भी कह सकते हैं, मेट्रोलॉजिकल या मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने जो है कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्गुमेंट दिया। इन दोनों के बाद, अब्राहम ओर्टिलस के बाद और एंटोनियो पेलेग्रिनी के बाद में जो अगला आर्गुमेंट दिया वो थे अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में उन्होंने आर्गुमेंट दिया। उन्होंने
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, महाद्वीपीय सिद्धांत दिया उन्होंने, ठीक है। उनके अनुसार कि जितने भी कॉन्टिनेंट है वो जो अब बने हुए हैं वो कभी एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास थे, मतलब कि कभी वो एक बड़ा टुकड़ा था, मतलब कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी, या अमेरिका नॉर्थ और अमेरिका साउथ, जितने भी आप कॉन्टिनेंट आज देख रहे हैं, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि वो सारे इकट्ठे थे जिनको पेंजिया कहा जाता था। और इसके अलावा जो पानी वाला जो चारों तरफ उसके पार्ट था वो पेंथेलासा कहलाता था। ये अल्फ्रेड वेगनर ने बिल्कुल क्लियर किया, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने क्लियर किया, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने क्लियर किया। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में तीन वैज्ञानिकों के, तीन ज्योग्राफर के नाम मैंने आपको बताए हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए इन तीनों के बारे में, ठीक है, इन तीनों के बारे में। ओके, तो देखिए अब्राहम ओर्टिलिस पहला विद्वान था, अब्राहम ओर्टिलिस पहला विद्वान था जिसने कॉन्टिनेंट सभी एक जगह दिखाए मैप में। दूसरा एंटोनियो पेलेग्रिनी था, ठीक है, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने भी तीनों महाद्वीपों को एक साथ दिखाया। और थर्ड नंबर पे फिर अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट था, उसने भी बताया कि सारे महाद्वीप जुड़े हुए मतलब पेंजिया कहलाते हैं और उनके चारों तरफ फैला हुआ पानी पेंथेलासा कहलाता है। फिर बाद में पृथ्वी की हलचलों की वजह से, आंतरिक हलचलों की वजह से, इंटीरियर मूवमेंट की वजह से ये टूट-टूट अलग हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ दिखाया हुआ पेंजिया, वेगनर ने बताया कि पेंजिया क्या है, ऑल अर्थ मींस ऑल अर्थ, सारी पृथ्वी का जितना भी पार्ट था जो कॉन्टिनेंटल पार्ट कहलाया, जो कॉन्टिनेंट थे वो सारी पृथ्वी पेंजिया कहलाई। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मनी का भूगोलवेत्ता था, उसने बताया कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनको ऑल अर्थ कहा गया, मतलब कि पेंजिया कहा गया। और पेंथेलासा मतलब सारा पानी, एक बड़ा एरिया जो कि पेंजिया कहलाया। लैंड कवर एरिया 29% लैंड, आपको बता भी, आप पढ़ते भी 29% लैंड कवर है और 71% वाटर है, तो 71% वाटर मतलब कि पेंथेलासा और 29% लैंड कवर मतलब कि पेंजिया। तो सारी अर्थ यानी कि कॉन्टिनेंटल पार्ट को उसने पेंजिया बताया, पेंजिया बताया किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। और पेंथेलासा किसको बताया, सारे पानी को, 71% वाटर को, पानी को उसने पेंथेलासा बताया। और ऐसा 200 मिलियन ईयर पहले हुआ कि ये टूटकर अलग हो गई, ये पेंजिया टूटकर अलग हो गई, पेंथेलासा टूटकर अलग हो गया और पानी चारों तरफ फैल गया। कहीं इंडियन ओशन बन गया, कहीं पर फिर जो पैसिफिक ओशन, कहीं पर अटलांटिक ओशन, कहीं पर साउथ ओशन, कहीं पे आर्कटिक ओशन बन गया। तो पेंथेलासा और पेंजिया टूटकर कब 200 मिलियन यानी कि 200 मिलियन ईयर पहले अलग हुए। और पेंजिया जो कि पहले एक जुड़ा हुआ पार्ट था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, सुपर कॉन्टिनेंट, पेंजिया को वेगनर ने सुपर कॉन्टिनेंट कहा क्योंकि जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो पहले जुड़े हुए थे, तो सारे कॉन्टिनेंट अगर जुड़े हुए थे तो सुपर कॉन्टिनेंट हो गया, पेंजिया कहलाया। और फिर वो टूट गए, बिगेन टू स्प्लिट, टूटकर अलग होने लगे, ब्रेक डाउन इन टू पार्ट्स, और टू पार्ट्स में वो अलग हुए। दो पार्ट्स, एक तो लोरेशिया यानी कि जो पेंजिया जो टूटकर अलग हुआ, पेंजिया में एक हिस्सा लोरेशिया कहलाया और दूसरा हिस्सा गोंडवाना कहलाया। गोंडवाना पार्ट मतलब कि जैसे साउथ जो अफ्रीका वाला पार्ट है और इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया का साउथ वाला हिस्सा जो है जो गोंडवाना का ही पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया जो कि गोंडवाना पार्ट है, साउथ अमेरिका जो कि गोंडवाना पार्ट है, मतलब कि जो साउथ पोल की तरफ जो गए टूटकर वो तो गोंडवाना कहलाए और जो नॉर्थ पोल की तरफ रह गई उनको लोरेशिया कहा गया। मतलब कि पृथ्वी के ऊपर जो पेंजिया पार्ट था वो आधा आधा टुकड़ा टूटकर मतलब ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ हो गया ट्रांसफर और आधा टुकड़ा साउथ पोल की तरफ ट्रांसफर हो गया। साउथ पोल की तरफ टूटकर जो अलग आगे की तरफ खिसके वो गोंडवाना लैंड कहलाए और जो नॉर्थ पोल की तरफ आगे की तरफ गए वो लोरेशिया कहलाए। मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण ये पृथ्वी का जो पेंजिया पार्ट है यानी कॉन्टिनेंट पार्ट है वो दो टुकड़ों में टूटकर अलग हो गया। सुपर कॉन्टिनेंट दो टुकड़ों में टूट गया, पेंजिया दो टुकड़ों में टूट गया, टूटकर कंटिन्यू आगे तक बढ़ते रहे और फिर इनके और टुकड़े हुए, लोरेशिया के और टुकड़े हुए, जैसे कि एशिया बना, लोरेशिया से एशिया बना, यूरोप बना, ठीक है, कौन सा यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ऐसे पार्ट बनते चलेगी। जापान के टुकड़े, जापान जो देख रहे हो आप एशिया के नजदीक वाला है वो लोरेशिया बन गया, ठीक है। तो ऊपर वाले सारे पार्ट, लोरेशिया का जो बड़ा पार्ट था वो और टूट गया। देखो फिर बता रहा हूं मैं, पेंजिया जिसमें सारे कॉन्टिनेंट थे वो टूट
टूटकर दो भागों में टूटा। पहले लॉरेशिया बना नॉर्थ पोल की तरफ और फिर गोंडवाना साउथ पोल की तरफ। तो गोंडवाना के भी कई टूटे पार्ट हुए। गोंडवाना की जैसे कि अफ्रीका, गोंडवाना से अलग होकर अफ्रीका बन गया, गोंडवाना से अलग होकर ऑस्ट्रेलिया बन गया, गोंडवाना से अलग होकर क्या बन गया, साउथ अमेरिका। ठीक है, मेडागास्कर। इस तरह टुकड़े अलग टूटकर अलग होते चले गए। गोंडवाना भी आगे बहुत सारे पार्ट में टूटा और लॉरेशिया भी आगे बहुत सारे पार्ट्स में टूटकर अलग हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरी वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी कि कॉन्टिनेंट जितने भी थे वो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण टूटकर अलग अलग हुए, दो पार्ट में, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर लॉरेशिया और गोंडवाना फिर और टूटकर अलग अलग हो गए। ठीक है, इस तरह से इसी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा गया, जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में सिद्ध करके दिखाया। लोगों ने क्वेश्चन किए, बहुत सारे ज्योग्राफर, बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्वेश्चन किया कि भाई अगर ऐसा हुआ है, अगर कॉन्टिनेंट यानी सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर यानी कि पेंजिया टूटकर अलग हुआ है, तो उसकी एविडेंस दीजिए, प्रमाण दीजिए कि कोई तो प्रूफ होगा कि ये एशिया, यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये टूटकर अलग हुए, तो कोई तो एविडेंस दीजिए जिससे हमें पता लगे कि ये टूटकर अलग हुए हैं। तो फिर अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ एविडेंस भी दिए, एविडेंस टू इन द सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में कुछ वेगनर ने एविडेंस भी दिए, कुछ सबूत भी दिए। जैसे कि सबसे पहले उसने मैचिंग करके बताया, कि मैचिंग क्या, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, कि अगर हम कॉन्टिनेंट को आपस में साइज के हिसाब से मिक्स करें, अगर हम जो है जो साउथ अमेरिका पार्ट है, साउथ अमेरिका वाले पार्ट को अगर अफ्रीका के साथ टच किया जाए, अफ्रीका के साथ उसको जिग्सा फिट किया जाए, मतलब कि उसको मैच करके देखा जाए, तो वो अफ्रीका के साथ बिल्कुल टच हो जाएगा। इसका मतलब गोंडवाना पार्ट था, इसका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दोनों क्या थे, दोनों एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, मतलब कि पेंजिया के पार्ट थे। तो जिग्सा फिट थ्योरी दी उन्होंने कि अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आपस में एक दूसरे के साथ लगाया जाए या सटाया जाए तो वो एकदम फिट हो जाएंगे। उनकी जो कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स हैं, उनकी जो बॉर्डर्स है शोर लाइन, मतलब उनकी जो बॉर्डर लाइन है वो आपस में अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की आपस में बिल्कुल फिट हो जाएगी। जिग्सा फिट मतलब कि कॉन्टिनेंट आपस में अमेरिका और अफ्रीका बिल्कुल सेट हो जाएंगे आपस में, मतलब उनको बिल्कुल वो फिट हो जाएंगे। ये कैसे है, जैसे मैं इसको बता देता हूँ कैसे। देखो हम एक बार फिर से, ये वाला देखिए साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, आप देख रहे हैं। अगर साउथ अमेरिका को यहाँ पर अफ्रीका के साथ यहाँ सेट किया जाए, ये साउथ अमेरिका जो आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको अफ्रीका के साथ इसको यहाँ पर साइड में फिट करूँ तो ये वाला पार्ट जो है ये आराम से यहाँ फिट हो जाएगा। इसका मतलब साउथ अमेरिका कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब साउथ अमेरिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, अगर हम ठीक है, अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका को अगर अफ्रीका के साथ यहाँ पर सेट करते हैं तो ये आराम से साइज में फिट हो जाता है, ये आराम से साइज में, मतलब कि जो ब्राजील वाला एरिया है अगर उसको साउथ अफ्रीका के साथ लगाया जाए तो इसका मतलब फिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी टूटकर इधर की डायरेक्शन ले गया, मतलब कि जो गोंडवाना पार्ट आप देख रहे हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो गोंडवाना कहलाया वो कभी टूटकर आगे बढ़ा। और इसी तरह अगर मैं ये वाला ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, अगर ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट यहाँ पर यानी कि एशिया और इंडिया के साथ में यहाँ सेट किया जाए अफ्रीका के साथ में, तो ये यहाँ पर फिट हो जाता है आराम से, ये इस वाले एरिया में फिट हो जाता है, मतलब कि इसको जिग्सा फिट कहते हैं। अगर कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को यहाँ पर अफ्रीका के साथ लगाया जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पर फिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर फिट होगा आराम से, इस जगह पर ये एडजस्ट हो जाएगा। ये वेगनर का पहला एविडेंस था। अल्फ्रेड वेगनर ने पहला एविडेंस दिया कि अगर इन कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका को अगर अफ्रीका के साथ बिल्कुल एडजस्ट किया जाए तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, अगर नॉर्थ अमेरिका को यूरोप के साथ एडजस्ट किया जाए तो वो आराम से उसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर उसको एडजस्ट किया, बिल्कुल सिंपल है। देखो वेगनर ये बताना चाह रहा था कि ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट है ये पहले जुड़े हुए थे, बस वो सिंपल एक प्रूफ देना चाह रहा था। अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता थे, 1912 में जब उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उन्होंने जब दिया तो वो बस यही बताना चाह रहे थे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये सारे जितने भी आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो ये कभी जुड़े हुए थे और इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। फिर इस सुपर कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूट गया, ऊपर वाला हिस्सा लोरेशिया कहलाया यानी कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया वाला, और नीचे वाले हिस्से जो टूटकर अलग हुए उनको गोंडवाना कहा गया। अगर इनको आपस में कनेक्ट करके देखें तो ये आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साइज में फिट हो जाते हैं। इसीलिए इससे प्रूव होता है कि ये कभी फिट थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, बाद में टूटकर अलग हो गए। अब टूटकर अलग क्यों हुए? अर्थ की फोर्स की वजह से। अर्थ के अंदर सब कुछ पिघला हुआ है और ऊपर के कॉन्टिनेंट उसके ऊपर तैरते रहते हैं। अर्थ के अंदर भीतर अंदर की तरफ सब कुछ पिघला हुआ है और ये कॉन्टिनेंट जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे उसके ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे कि बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर फ्लोट करता है, जैसे कि बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है, उसी तरह कॉन्टिनेंट भी अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है वो अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ मटेरियल है उसके ऊपर वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये वो सिद्धांत को सिद्ध करना चाहते थे, जिसके लिए पहला एविडेंस था जिग्सा फिट, कि अगर इनको आपस में सटाया जाए, अफ्रीका के साथ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये इंडिया वाला पार्ट अगर सेट किया जाए और अमेरिका को अगर यूरोप के साथ सेट किया जाए तो आराम से सेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसको ये वाला पार्ट अमेरिका का पार्ट अगर रशिया के साथ यहाँ पर एडजस्ट किया जाए तो वो फिट हो जाता है, जिसको यूरेशिया पार्ट कहा गया था। ओके, अब वैगनर उसने पहला तो ये बताया कि अफ्रीका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट किया जाए तो हो जाता है। रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच, मतलब कि बिल्कुल एकदम सुपर मैच होगा। सुपर मैच मतलब आपस में एक दूसरे से कॉन्टिनेंट फिट हो जाएंगे, जिग्सा फिट हो जाएंगे, एक दूसरे में सटा दिए जाएंगे। ओके, अटलांटिक ओशन को अगर आराम से अटलांटिक ओशन जो मार्जिन है उसके साथ में इसको फिट किया जा सकता है, किसको? अफ्रीका और साउथ अमेरिका को अटलांटिक ओशन के साथ में होते हुए फिट कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा एविडेंस दिया गया, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन, कि ओशन जितने भी आप देख रहे हो उन ओशन के ऊपर जो चट्टाने हैं वो भी सेम है, बिल्कुल सेम है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से ये पता लगाया गया कि उनकी जो महासागर है उनके ऊपर जो चट्टाने हैं, महासागर जिन चट्टानों पर बने हुए हैं उनकी रॉक्स यानी कि चट्टाने सेम है। अगर सभी महासागर मान लीजिए अटलांटिक नॉर्थ और अटलांटिक साउथ इन दोनों के सेम रॉक्स हैं तो इसका मतलब वहां पर पहले जो था वो मतलब कि जो भी कॉन्टिनेंट था वो एक ही था। साउथ जो आपका पैसिफिक है और नॉर्थ पैसिफिक है उनकी चट्टानों को मैच किया जाए तो वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोरिलेटिंग रॉक्स फॉर्मेशन, कोरिलेटिंग रॉक्स फॉर्मेशन बताया गया कि किस तरह से आपस में एक दूसरे मैच करती हैं। मतलब कि अगर रॉक्स को एक कॉन्टिनेंट की रॉक्स को दूसरे कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रॉक्स का अगर हम ब्राजील यानी कि साउथ अमेरिका के साथ मैच करें तो वो सेम मिलेंगे। ये वैगनर का दूसरा एविडेंस था। ठीक है, ये क्या था? रॉक्स सेम एज की हैं। रॉक्स जो हैं वो उनकी एज जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट पर जो टूटकर अलग हुए थे उन पर बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसका मतलब अफ्रीका और अमेरिका की जो रॉक्स हैं उनकी एज सेम है। अगर एज यानी कि उम्र अगर रॉक्स की सेम हुई तो सिद्ध होता है कि ये कभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, ओके, जैसे कि बताया कि 2000 मिलियन ईयर्स पहले ब्राजील और वेस्टर्न अफ्रीका की जो रॉक्स हैं वो सेम है। ब्राजील की जो चट्टाने हैं और वेस्टर्न अफ्रीका की जो चट्टाने हैं वो एक दूसरे से सेम है, उसी उम्र की है जो ब्राजील की है और उसी उम्र की अफ्रीका की है, तो इसका मतलब रॉक्स भी सेम है। तो इससे पता लगता है कि ब्राजील और अफ्रीका जो आपस में कभी जुड़े हुए थे। ठीक है, ये सिद्ध कर दिया वैगनर ने। थर्ड पॉइंट, टिलिट्स। ठीक है, टिलिट्स कैन डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स, यानी कि ग्लेशियर जो बर्फ की नदी होती है वो जो डिपॉजिट करती है वो भी एक और प्रूफ दिया। वैगनर ने एक और एविडेंस दिया टिलिट्स। ठीक है, तो ये टिलिट कहा गया, टिलिट जो ग्लेशियर के डिपॉजिट है, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो डिपॉजिट होता है वो जो इंडिया का भी पार्ट है वो काउंटर पार्ट है बहुत सारे कॉन्टिनेंट के। तो जो इंडिया में जो हमारा जो लैंड मासीज है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के पार्ट्स हैं उनमें और अफ्रीका की कॉन्टिनेंट यानी कि 6 प्लेट्स, अफ्रीका की प्लेट्स, फॉकलैंड प्लेट,
मेडागास्कर प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट वो बिल्कुल सेम है। उनकी जो सेडिमेंट्री चट्टानें हैं जो ग्लेशियर डिपॉजिट की वजह से बनी, मतलब कि ग्लेशियर की बर्फ की नदी आई और अपने साथ मिट्टी वगैरह बहा कर लेके आई और जमा कर दिया, तो वो इन सभी कॉन्टिनेंट में सेम मिलती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सेडिमेंट्री बिल्कुल सेम, फोकलैंड की सेडिमेंट्री बिल्कुल सेम है, मेडागास्कर जो उसके नजदीक आइलैंड है वहां की सेम है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इन सब की मिट्टी सेडिमेंट्री रॉक्स बिल्कुल सेम है। तो इससे भी तय होता है कि कभी ये पार्ट जुड़े हुए थे एक साथ और ग्लेशियर यहाँ पर जो थे उन ग्लेशियर से जो मिट्टी जमा हुई, सेडिमेंट्री रॉक जो जमा हुई वो सेम है। अगर वो सेम है तो इससे सिद्ध होता है कि कभी ये जुड़े हुए थे। एक और एविडेंस ने प्लेसर डिपॉजिट का एविडेंस दिया। प्लेसर डिपॉजिट में गोल्ड डिपॉजिट मिले। जो अफ्रीका की जो गोल्ड कोस्टल एरिया है, अफ्रीका में जो घाना कंट्री है, अफ्रीका का जो घाना कंट्री जहाँ पर सबसे ज्यादा गोल्ड निकलता है, और ब्राजील का जो गोल्ड एरिया है, दोनों सेम है। ब्राजील का जो गोल्ड एरिया है और अफ्रीका का जो घाना एरिया है, ब्राजील कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, और घाना कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका और जो ब्राजील कभी एक साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए ब्राजील में भी गोल्ड मिलता है और घाना कंट्री में भी गोल्ड मिलता है। और गोल्ड सिर्फ और सिर्फ प्लेसर डिपॉजिट से बनते हैं, प्लेसर डिपॉजिट से बनते हैं। ओके, एक और एविडेंस दिया, ठीक है। इससे एक और एविडेंस क्या सिद्ध कर रहा था वैगनर बार बार कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे पहले और फिर टूट टूट कर अलग हुए। एक और एविडेंस दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, मतलब कि जो जानवरों के और पौधों के, पेड़ पौधों के या पेड़ों के जो निक्षेप मिले, फॉसिल्स का मतलब निक्षेप, जो जानवर मर गए, बाढ़ के मैदान में दफन हो गए, या जो बाढ़ आई और पेड़ टूटकर उनमें दफन हो गए, जो जमीन के अंदर दफन हो गई जिससे कोयला बनता है, ठीक है, तो वो फॉसिल्स भी सेम है। प्लांट के और एनिमल्स के जो जमीन में दबे पार्ट्स उनको फॉसिल्स कहते हैं। जो प्लांट के और एनिमल जब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको जब जमीन में दब जाते हैं तो वो भी सेम मिले। अलग अलग कॉन्टिनेंट में सेम डिपॉजिट मिले, यानी कि फॉसिल्स जो हैं, यानी कि अवशेष, फॉसिल्स को कहते हैं जानवरों और पौधों के अवशेष, तो वो भी सेम मिले, ठीक है। इन शॉर्ट में जो ये लेसन है वो आपको ये बताना है कि पृथ्वी पे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट और महासागर आप आज देख रहे हो, पहले वो इस पोजीशन में नहीं थे। पहले सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे जिनको पेंजिया कहा जाता था, और सारे महासागर भी आपस में जुड़े हुए थे जिनको महासागरों को पेंथलासा कहा जाता था। फिर पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से टूट टूट कर अलग हो गए और आज दूर दूर तक विस्थापित हो चुके हैं, ठीक है। इसी को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, महासागरों का और महाद्वीपों का विस्तार कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसकी थ्योरी दी, जैसे कि एक विद्वान के बारे में हमने पढ़ा अब्राहम ओर्टिलिस, ठीक है। दूसरा विद्वान हमने पढ़ा एंटोनियो पेल्ग्रिनी। तीसरा विद्वान जिसने बिल्कुल क्लियर करके बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, वो था अल्फ्रेड वेगनर। कब क्लियर किया? 1912 में। उसने बताया कि सारे महाद्वीप और सारे महासागर कभी जुड़े हुए थे। सारे महासागर पेंथलासा कहलाते थे और सारे महाद्वीप पेंजिया कहलाते थे। फिर पेंजिया टूट गया, महासागर नहीं टूटे, पेंजिया टूट गया, ठीक है। पेंजिया दो टुकड़ों में टूटा, एक पेंजिया का हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया, ठीक है, एक पेंजिया का हिस्सा लॉरेशिया कहलाया, और इसी को फिर बाद में यही लॉरेशिया एरिया और गोंडवाना और टूट अलग अलग भाग में बट गए, और टूटे और अलग भागों में बट गए। इसी को अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। पहला प्रूफ उन्होंने मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब कि कॉन्टिनेंट की मैचिंग करके बताई, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की। दूसरा प्रूफ दिया उसने रॉक्स जो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे सेम एज की हैं, और तीसरा हो गया टैलेंट जो कि डिपॉजिट है ग्लेशियर के अलग अलग, और फोर्थ नंबर पे प्लेसर डिपॉजिट का उसने एग्जांपल दिया, और 5 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल का उसने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में लेसन की शुरुआत में इतना ही पढ़ेंगे। आगे फिर हम बताएंगे कि क्यों होता है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, क्यों होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो वो अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।